मेरी बात आपके नाम। जब से मैंने YouTube चैनल खोला है, मैं YouTube में बहुत कुछ देखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वहाँ तो खजाना है। इसी के चलते कल मैंने सत्यजीत रे की फिल्म घोरे बाइरे देखी दोबारा, बहुत सालों के बाद। इसे मैंने पहले कॉलेज में देखा था और इसकी जो हीरोइन है स्वाति लेखा चैटर्जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने अपने बहुत सारे पोस्ट में घोरे बाइरे की चर्चा की है और स्वाति लेखा चैटर्जी की चर्चा की है। सोचिए क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। उपन्यास रविंद्रनाथ का और उसको रुपहले पर्दे पर लाने वाले सत्यजीत रे। मैंने बहुत बार ये भी लिखा है कि मुझे रविंद्रनाथ की नायिकाएं बहुत पसंद है क्योंकि वो दबंग हैं, उनमें बहुत हिम्मत है, वो स्वतंत्र हैं और ऐसा लगता है सत्यजीत रे जैसे उन नायिकाओं को खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं और उनको जैसे का तैसा रुपहले पर्दे पर संवार देते हैं। तो ये कहानी भी ऐसी ही एक दबंग नायिका की कहानी है, बिमला। खैर, पहले मैं बता दूं इस उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है 1905 का बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, सोच समझ कर किया था, डिवाइड एंड रूल के लिए किया था। बंगाल विभाजन के बाद हिंदू मुसलमान इन दोनों संप्रदायों के बीच में दरार पड़ गई। देश के लोगों में रोष भर गया। लोग चाहते थे कि अंग्रेज अब हिंदुस्तान छोड़कर जाएं। ऐसे ही समय पर एक आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वदेशी आंदोलन 1907 में। असल में इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है 1907 का स्वदेशी आंदोलन और उसके साथ जुड़े 3 किरदार, निखिल, संदीप और बिमला। मैं उसे बिमला ही कहूँगी क्योंकि बंगला में उसे विमला नहीं बिमला कहते रहे सब लोग। तो निखिल विदेश से पढ़ा हुआ है, प्रोग्रेसिव है, शालीन है, शांत है और चाहता है कि अंग्रेज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से इस देश से भगाया जाए। वो बहुत ज़्यादा विदेशी आंदोलन के जो आदर्श हैं उनसे सहमत नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसके गांव में जो छोटे व्यापारी हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग मुसलमान हैं, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचेगा अगर उनके सामानों को जला दिया जाएगा तो। दूसरी तरफ है उसका बचपन का दोस्त संदीप, स्कूल कॉलेज का दोस्त संदीप, जो इस आंदोलन का एक बड़ा नेता है। उसका जो सिद्धांत है वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब उसे मौका लगता है वो धर्म का साथ ले लेता है और गीता की बात करता है। वो कहता है अगर आपको अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंसा भी करना पड़े तो उसका भी साथ लो। दूसरी तरफ है निखिल की पत्नी बिमला, जिसका रंग थोड़ा कम था, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर निखिल ने उससे शादी की। देखिए क्या आदर्श था निखिल का। उसने ये सोचा वो अपनी पत्नी को शादी के बाद पूरी तरह से सक्षम बना देगा पढ़ा लिखा कर। तो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने मिसेस हिगिंस, एक अंग्रेज़ी टीचर हैं, उनको वो रखता है जो कि विमला को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं और गाने सिखाती हैं, बैलेट सिखाती हैं और विमला देखते देखते बदल जाती है। निखिल आता है, उससे बातचीत करता है और देखता है कि मिसेस हिगिंस उसे क्या पढ़ा रही हैं। और ऐसे ही बातचीत में एक दिन उसे पता चलता है कि विमला को स्वदेशी आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो विमला मजाक करती है कि अरे क्यों ना पता हो, मैं अब अखबार पढ़ती हूँ। तो तभी वो बताता है कि मेरा दोस्त आ रहा है जो स्वदेशी आंदोलन का नेता है, संदीप, तुम्हें उससे बातचीत करके अच्छा लगेगा। और सच मानिए इस मोड़ से कहानी के सब कुछ बदल जाता है। संदीप के आने से जैसे भूचाल आ जाता है। संदीप एक बेहद खूबसूरत इंसान है। संदीप में दूसरों को चमत्कृत करने की ताकत है। ही इज़ ए चार्मर।
संदीप जब उसको कविताएं सुनाता है, कहानी सुनाता है, तो वो एकदम दम साधे सुनती है विमला। और कहीं न कहीं धीरे धीरे वो संदीप के प्रेम में पड़ जाती है, क्योंकि जब बहुत कम उम्र में वो निखिल के साथ ब्याह कर आई थी, शायद इस तरह का प्यार महसूस नहीं कर पाई थी जो अब वो संदीप के लिए कर पा रही है। और संदीप के आदर्शों से वो पूरी तरह से प्रभावित है। लेकिन संदीप एक खतरनाक खेल खेल रहा है। संदीप जानता है कि निखिल के लॉकर की चाबी विमला के पास है। संदीप को पैसे चाहिए। संदीप की नज़र निखिल के पैसों पर है। और आखिर विमला इतना ज़्यादा संदीप के मोह में पड़ जाती है कि अपने पति के लॉकर से गिन्नियाँ निकाल कर और अपने सारे गहने संदीप को देने आती है। इसी बीच संदीप के हिंसा भरे तरीकों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैल चुकी है। हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदायों के बीच में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। लोगों की मौत हो चुकी है। तो गांव में एक मास्टर मौसाएं हैं जिन्होंने इन दोनों को पढ़ाया है, संदीप को भी और निखिल को भी। वो निखिल के पास आते हैं। उन्हें संदीप के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें संदीप पसंद ही नहीं है, जबकि संदीप को भी उन्होंने पढ़ाया। उन्हें सब कुछ गलत लग रहा है। उन्हें लगता है ये गांव जिस नींव पे खड़ा था, जिस एकता की नींव पे खड़ा था, वो नींव ही टूट रही है। तो वो निखिल को समझाते हैं कि अब समय आ गया है कि उसे संदीप को कह देना चाहिए कि गांव छोड़कर चला जाए। निखिल अपने दोस्त के साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, इसीलिए इतने दिनों से वो दूर दूर से सब कुछ देख रहा था। उसे पता था कि उसकी पत्नी विमला चमत्कृत है संदीप से, लेकिन वो चाहता था कि विमला संदीप को समझ सके, निखिल को समझ सके और अपने आप निखिल के पास वापस लौटे। लेकिन खैर, अब उसे लगा कि बहुत देर हो जाएगी नहीं तो वो संदीप के कमरे में जाता है और संदीप को कहता है कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। विमला वहीं पर खड़ी है। विमला को तो ये पता ही नहीं था कि संदीप के तौर तरीके कितने गलत हैं। विमला जिसे क्रांतिकारी समझे हुए थे, वो तो एक साधारण व्यापारी जैसा निकला जो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहा था। विमला का मन बेचैन हो उठता है। विमला पश्चाताप से भर जाती है। विमला अपने पति के पास जाती है और ईमानदारी के साथ अपने और संदीप के रिश्ते के बारे में वो निखिल को बता देती है। कहती है कि उसे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि संदीप इस तरह का आदमी है, जो वो सब कुछ करना चाहता है, जो करने के लिए वो लोगों को मना करता है। वो विदेशी सिगरेट खुद पीता है, वो विदेशी सामान का इस्तेमाल खुद करता है और लोगों को कह रहा है कि विदेशी सामान की होली जला दो। वो समझ पाती है कि उसके पति के विचार कितने अलग और कितने आगे के विचार हैं। निखिल चाहता था कि अपने देश में छोटे उद्योग लगाकर हम देश की आर्थिक स्थिति को सुधारें। निखिल ने माचिस, नमक, चीनी इन सब की फैक्ट्री लगाने की कोशिश की थी, जबकि वो उसमें सफल नहीं हो पाया था। पर निखिल किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं करता था। खैर, जैसा कि हमेशा से संदीप करता आया था, उस रात चुपचाप चुपके से पलायनवादी संदीप रंगपुर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन विमला के गहने और निखिल की गिन्नियाँ लौटा देता है और ये साफ साफ बताकर जाता है कि मेरा उद्देश्य जीवन में है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर उसके लिए हिंसा भी करनी पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। तो पलायनवादी संदीप घर से, पिछवाड़े से भाग जाता है। गांव की हालत और बिगड़ जाती है।
निखिल अपने घर से घोड़े पे सवार निकल पड़ता है गांव वालों का सामना करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें कौमी एकता के बारे में बताने के लिए कि ये गांव हमेशा ऐसा था जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे। लेकिन कहानी का अंत मार्मिक है। विमला निखिल को खो देती है, लेकिन कहानी की सुंदरता इसी में है कि क्या दबंग तरीके से विमला का चरित्र चित्रण किया है रवींद्रनाथ ने। एक औरत में इतनी शक्ति थी कि वो किसी और के प्यार में भी पड़ सकी, और उसी में ये शक्ति भी थी कि सच और गलत को पहचान सकी। उसमें इतनी शक्ति थी कि वो अपने पति के पास आकर अपनी गलती को बता सकी, उसके लिए माफ़ी मांग सकी। तो विमला, संदीप और निखिल, इन तीनों चरित्रों के माध्यम से इतने पहले रवींद्रनाथ ने कौमी एकता की बात करी है, हिंसा और अहिंसा की बात करी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करी है और लघु उद्योगों की बात करी है। हमारा जो असली हीरो है इस कहानी का वो है निखिल, जिसने बहुत आगे की सोची और बंगाल में बाद में चल के बहुत से लोगों ने इसी तरह के काम किए, छोटे उद्योग लगाए, और जब तक गांधी जी का पदार्पण इस देश में हुआ और स्वदेशी ने जोर पकड़ा, तब तक अहिंसा के ज़रिए नहीं, अहिंसा के साथ चलकर इस लड़ाई को लड़ने की बात चली। हिंसा को लोगों ने त्याग दिया और अहिंसक तरीकों से स्वदेशी आंदोलन को आगे तक बढ़ाया। तो इस कहानी में निखिल विजेता है। मेरे लिए तो विमला ही सबसे बड़ी विजेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिम्मत तो विमला ने दिखाई। और स्वाति लेखा ने क्या काम किया है उस फिल्म में कि मैं उपन्यास और फिल्म को कभी अलग नहीं कर पाई। आप में से जो भी इस उपन्यास को बंगला में पढ़ सकते हैं, बंगला में पढ़िए। अगर आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेशन मिलता है, उसे ज़रूर पढ़िए। ये रवींद्रनाथ की एक बेहतरीन कृति है।